हम लोग प्रश्नावली 4.1.4 देख रहे हैं। उसका जो पहला सवाल है परिमेय तथा अपरिमेय संख्या बताइए। तो हमको यहाँ पे बहुत सारी संख्या लिखी हुई है, उसमें से आपको परिमेय कौन सी है और अपरिमेय कौन सी है बताना है। ठीक है, 1 बाय 1 देखते हैं और कारण के सहित बताएंगे अपन। ठीक है, तो पहली संख्या है आपकी 2 ऋण करनी 5। तो कल हमने बताया था, कौन बता सकता है इसका? सभी को पता है, तेरे को नहीं पता है गरीब? क्या है? अपरिमेय। क्यों? सुनो, पहली संख्या आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों? देखो 2 यहाँ पे परिमेय संख्या है और करनी 5 अपरिमेय संख्या है। तो बोला था कि किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ो, घटाओ, गुना करो या भाग करो तो वो संख्या क्या होती है आपकी? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो वैसे ये क्या हो गई आपकी अपरिमेय संख्या। इस संख्या के बारे में क्या ख्याल है? परिमेय है। देखते हैं, सुनो यहाँ पे 3, इसके कोष्टक को सोल्व करते हैं तो ये 3 धन करनी 23 ऋण करनी 23 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगी 3। तो 3 तो आपकी परिमेय संख्या होती है। तो ये संख्या क्या हुई आपकी? परिमेय। अभी देखो यहाँ पे परिमेय देखते हैं, ये 2 बटे करनी 7 और ये 7 बटे करनी 7, करनी 7 से करनी 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 2 बटे 7। तो ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, ये होगा आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि 1 बटी करनी 2 क्या होगा आपका? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है? अपरिमेय। सुनो, हमने बात करी थी कि पाई क्या होती है आपकी? अपरिमेय संख्या होती है, और इस पाई में 2 का गुना हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे सवाल अपन ने सोल्व कर लिए। अब आगे शिफ्ट करते हैं अपन अगले सवाल पे। सभी के पास लिखा हुआ है ये, है ना? सही है? किसका सही गया? सभी का? एक गलत, पूरे सही। तुम्हारा एक गलत कौन सा गया? सबसे नीचे वाला, 2 पाई वाला। देखो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है ना, और अपरिमेय संख्या में गुना करा है अपन ने किसी भी परिमेय संख्या का, तो भी वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल देखते हैं। सवाल दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। ठीक है, तो उसका जो पहला सवाल है अपने पास, 3 धन करनी 3, 3 धन करनी 3 और इधर 2 धन करनी 2। क्या आपसे होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। कल मैंने इस तरीके का एक एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, सुनो, सिंपल है। सबसे पहले अपने को यहाँ पे करना है हल। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो संख्या है कोष्टक के अंदर है, यहाँ पे भी ये जो संख्या है कोष्टक के अंदर है, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो हम बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि इसका गुना इसमें हो रहा है। ठीक है, इन दोनों को आपस में गुना करना है। सुनो, अभी क्या होगा कि आपको मैं पहले बताता हूं कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई a प्लस बी कोई संख्या है और इधर है c प्लस डी कोई संख्या है। इन दोनों का आपस में गुना कैसे होगा कि सबसे पहले एक एक करके गुना करेंगे। मतलब पहले a का गुना c में भी होगा और d में भी होगा। ठीक है, मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो a का गुना होगा ना इस पूरे ब्रैकेट के अंदर होगा और फिर b का गुना इस ब्रैकेट के अंदर होगा। तो a का गुना कहाँ पे होगा? c प्लस डी में होगा। फिर दूसरी संख्या क्या है? प्लस b, इसका गुना भी होगा c प्लस डी में। ठीक है, तोड़ के समझ में आया? सुनो, इसका पूरे का गुना इस पूरे में करना है तो पहले a का गुना इस पूरे में हो जाएगा c प्लस डी में, फिर b का गुना इस पूरे में हो जाएगा c प्लस डी में। क्लियर है अभी? ठीक है, अब जब इसका गुना करोगे तो सुनो, हम जब a का गुना c में करेंगे तो ये ac हो जाएगा। ठीक है,
और बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो ए और डी का गुना होगा तो एडी हो जाएगा। आया समझ में? फिर बी का गुना सी में होगा तो प्लस बी सी हो जाएगा। देखो चिन्हों का भी गुना होगा, यहाँ पे भी चिन्ह प्लस का, यहाँ पे भी प्लस का है। तो आपको मैं बताता हूं कि अगर प्लस वाली संख्या है और दूसरी भी प्लस वाली संख्या है, इन दोनों का गुना होगा तो प्लस आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऋण वाली संख्या है और यहाँ पे भी ऋण वाली संख्या है, इन दोनों का गुना होगा तो ये भी धन हो जाएगा, ठीक है। मतलब समान संख्याओं का गुना करने पर हमेशा धन आता है। अगर असमान संख्याएं हुई और मतलब असमान चिन्ह हुए, ठीक है, असमान चिन्ह का जब भी गुना करोगे तो ऋण आएगा। मतलब क्या, अगर आप यहाँ पे आपको ऋण वाली संख्या मिल गई और एक आपको धन वाली संख्या मिल गई, तो गुना करोगे तो क्या आएगा, ऋण आएगा। यहाँ पे आपको धन वाली संख्या मिल गई और यहाँ पे आपको ऋण वाली संख्या मिल गई, तो गुना करोगे तो क्या आएगा, ऋण आएगा। एग्जाम्पल देखते, कुछ उदाहरण देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मान लेते ऋण 5 गुणित ऋण 2, ठीक है। कभी भी ऋण वाली संख्याओं को ब्रैकेट के अंदर लिखो, ठीक है। तो कितना होगा ये, एक्चुअल में क्या है कि यहाँ भी ऋण की संख्या, यहाँ भी ऋण की संख्या है, ठीक है। तो समान चिन्ह है ना, तो धन लगेगा, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, प्लस का 10 हो जाएगा। समझ में आया क्या? अगर यहाँ पे ऐसा रहता ऋण 5 गुणित 2, मतलब यहाँ पे धन की संख्या है और यहाँ पे ऋण की संख्या है, तो असमान चिन्ह जब भी होगा, एक ऋण का एक धन का है, तो असमान चिन्ह जब भी होगा, जब ऋण का चिन्ह आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे होगा ऋण का 10। आया समझ में? ठीक है। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, लगेगा तो ये सारे बेसिक्स में आपको एक बार फिर से बता दूंगा कि कोई एक डेडिकेटेड क्लास ले लेंगे जिसके अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि चिन्हों का गुना कैसे होता है, ठीक है, या संख्याओं का घातांक के नियम क्या होते हैं। मतलब अगर घात वाली संख्या है और दूसरी घात वाली संख्या है, उनका गुना होगा तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें अपन सीखने वाले, ठीक है। अभी समझ में आया? अब हम यही फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सुनो, यहाँ पे इसका गुना इस पूरे में करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 का गुना इस पूरे में करेंगे, मतलब 2 धन करनी 2, ठीक है, हो गया। अब चिन्ह के साथ लिखेंगे इसको, अगले वाली संख्या को, करनी 3 का गुना भी इस पूरे में होगा, 2 धन करनी 2, है ना। अब सुनो, अब जैसे ये कोष्टक के बाहर है तो 3 का गुना 2 में भी होगा और 3 का गुना करनी 2 में भी होगा, ठीक है। पहला सवाल है, हर स्टेप में करके बता रहा हूं, आगे से हर स्टेप नहीं करेंगे अपन। तो जब 3 का गुना 2 में करना है, फिर प्लस 3 का गुना करनी 2 में करना है, करनी 3 है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? देखो 3 का गुना 2 में भी होगा और 3 का गुना करनी 3 में भी होगा, ठीक है, यहां तक का। फिर सुनो जी, करनी 3 है ना, सही है, भी करने सही है सर, सही है, ये सही है, यस सर, सही तो सवाल है। चले आगे, चले ना। सुनो, तो हमने देखो भाई, ये 3 का गुना इस पूरे में करना है अपने को सबसे पहले, तो 3 का गुना 2 में होगा और ये 3 का गुना करनी 3 में भी होगा, ठीक है। फिर अब इसके भाई ये, अब यहाँ पे इस करनी 3 का गुना भी इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। समझ में आया? ठीक है। तो जब आप करनी 3 का गुना 2 में करोगे तो प्लस करनी 3 गुणित 2, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखो प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस करनी 3 गुणित करनी 2, ठीक है। अब हम गुना कर लेते हैं। सुनो, 3 दूनी 6, धन, ये तो 3 करनी 3 ही रहने वाला है, धन यहाँ पे हो जाएगा 2 करनी 3, अरे भैया करनी 3 है ना, अलग है, और ये 2 देखो, ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, तो 2 करनी 3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में होगा, अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये भी करनी के अंदर है, ये भी करनी के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, करनी 6 हो जाएगा। आया समझ में? भी आया ना। देखो, अब देखो समान करनियां जुड़ती है, मतलब यहाँ पे भी ये भी 3 करनी 3 है और यहाँ पे ये भी 2 करनी 3 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। सुनो, इसको पहले लिखते हैं, ये क्या है आपका 6, धन 3 करनी 3 और 2 करनी 3, तो ये हो जाएगा 5 करनी 3, ठीक है, धन करनी 6।
आया समझ में? यस सर। तो यही होगा आपका आंसर। ठीक है, छापो, हर स्टेप करके बताया मैंने। ठीक है, देखो अगर ऐसा होता, इधर थोड़ी वो बात और जान लेते हैं अपन। अगर ऐसा होता 3 करनी 2 धन 3 करनी 3 ऐसा होता, तो ये जुड़ते क्या आपस में? नहीं जुड़ते। ठीक है, चूंकि यहाँ पे भी करनी 3 था और यहाँ पे भी करनी 3 था, तो ये कितना हो जाएगा? 6 करनी 3 हो जाएगा। समझ में आया क्या? ये छाप लो, आगे की बात करते हैं। एक बार उसको करेक्ट कर लेते हैं। सुनो, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे अपने थोड़ी गलती हो गई। यहाँ पे ये करनी 2 आएगा। ठीक है, ठीक है, करनी 2 आएगा, तो यहाँ पे 3 में 2 का होगा, 3 दूनी 6 हो गया, और 3 का करनी 2 में होगा तो 3 करनी 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 करनी 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जुड़ेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे करनी के अंदर 2 है और यहाँ पे करनी के अंदर 3 है। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना उसको, यहाँ पे क्वेश्चन उतारने में थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, सुनो अगला सवाल ये है अपना। ठीक है, इसको सरल करना है। 3 धन करनी 3 और 3 ऋण करनी 3 दोनों ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। सुनो, इसको 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आपको सर्वसमी का पता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, और एक जिस तरीके से अभी अपन ने किया था उस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सर्वसमीका का यूज करेंगे। ठीक है, इधर ध्यान दो। तो पहला तरीका देखते हैं अपन। ठीक है, पहली मतलब आप पहला तरीका देखोगे, फर्स्ट वाला, उसमें क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट यहाँ पे सर्वसमीका लगा देंगे। सुनो, यहाँ पे ए धन करनी 3 और सॉरी 3 धन करनी 3 और 3 ऋण करनी 3 है। मतलब हम यहाँ पे जानते हैं ना, एक बार धन में एक बार ऋण में, तो एक सर्वसमीका लग जाएगी। ठीक है, हम जानते हैं क्या कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसका होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। ठीक है, कर सकते हैं। सुनो, तो अब यहाँ पे देखो, a की जगह हमको क्या दिख रहा है? a बराबर से 3 है। ठीक है, और b बराबर से है करनी 3। ठीक है, तो एक a प्लस बी मतलब 3 धन करनी 3 है, और यहाँ पे a माइनस बी मतलब 3 ऋण करनी 3 है। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे क्या अगला क्या है? a का वर्ग ऋण b का वर्ग दिख रहा है, मतलब इसको सोल्व करोगे तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग आने वाला है। तो डायरेक्ट लगा देते अपन। a क्या है यहाँ पे? 3, तो 3 का वर्ग ऋण b का वर्ग मतलब करनी 3 का वर्ग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 में 3 का गुना हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऋण है करनी 3 गुणित करनी 3। ठीक है, तो ये 3 3 9, और यहाँ पे करनी 3 में करनी 3 का गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 9 में से 3 जाएगा 6। ठीक है, एक तरीका ये है। ठीक है, एक और तरीका इधर देखो, दूसरा तरीका कि जब आपको सर्वसमीका याद नहीं है, उस केस में आप क्या करोगे? जब आपको सर्वसमीका नहीं याद है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे वही तरीका जो अपन ने पहले देखा था कि हम 3 का गुना करेंगे पूरे ब्रैकेट के अंदर, इस 3 का गुना इस पूरे ब्रैकेट में हो जाएगा, और करनी 3 का भी गुना पूरे ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऋण करनी 3 हो जाएगा, और धन करनी 3 का गुना हो जाएगा 3 ऋण करनी 3 के अंदर हो जाएगा। ठीक है, सर्वसमीका के बगैर कर रहे हैं अपन। अब यहाँ पे जब आप 3 का गुना करोगे तो ये 3 3 9। ठीक है, और यहाँ पे ऋण है तो 3 करनी 3 हो जाएगा ये। ठीक है, 3 का गुना करनी 3 में होगा, 3 करनी 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे प्लस 3 का करनी 3 में होगा तो 3 करनी 3 हो जाएगा, और करनी 3 का करनी 3 में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक्चुअल में ऋण 3 होगा। सुनो, ये धन का है, ये ऋण का है, तो असमान चिन्ह ऋण का आ जाएगा, तो करनी 3 में करनी 3 का हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इससे तो ये कट गया, तो 9 ऋण 3 6। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, समझ में आया? छापो। अगला सवाल है हमारे पास, करनी 5 धन करनी 2 पूरे का वर्ग लगा हुआ है। ठीक है, इसको भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं।
ठीक है, दोनों तरीके बताने वाला हूं, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो स्वाद अनुसार रख लेना उसको, ठीक है। अब सुनो, यहां पे हम जानते हैं ना भैया, पहला जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो देखते हैं। अगर किसी भी संख्या का वर्ग लगा है, मान लेते हैं यहां पे कोई संख्या x है, x का वर्ग लगा हुआ है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि x गुणित x, ठीक है। यहां पे कोई संख्या है 4 का वर्ग लगा हुआ है, मतलब 4 गुणित 4, मतलब उसी संख्या का उसी संख्या में गुना, यही होता है वर्ग का मतलब। जैसे यहाँ पे वर्ग लगा हुआ है इस पूरे ब्रैकेट का, तो हम इसको इस तरीके से खोल के लिख सकते हैं क्या, कणी 5 धन कणी 2 गुणित कणी 5 धन कणी 2। आसान हो गया अभी। अब सुनो, अब हम इस पूरे ब्रैकेट में हमको गुना करना है, तो कणी 5 का पहले पूरे में गुना हो जाएगा, फिर कणी 2 का भी पूरे में गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कणी 5 का इस पूरे ब्रैकेट के अंदर, कणी 5 का इस पूरे में गुना होगा, मतलब कणी 5 धन कणी 2, ठीक है, धन कणी 2 का भी पूरे में गुना हो जाएगा, कणी 5 धन कणी 2। समझे अभी? अब सुनो, हम यहाँ से बारी बारी गुना करेंगे, इसका इसमें हो जाएगा, तो जब कणी 5 का कणी 5 में होगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर धन कणी 5 का कणी 2 में होगा तो कणी 10, अरे 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। स्टेप और बढ़ा सकते हैं आगे, समझ में आया ना आपको? ठीक है। अब आगे, अब इस कणी 2 का भी इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो ये भी धन का, ये भी धन का, तो यहाँ पे लग जाएगा धन कणी 2 का कणी 5 में होगा तो कणी 10, ठीक है, हो गया। और जब कणी 2 का कणी 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, ये धन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो लोग एक जैसे ही जुड़ जाएंगे, ठीक है, संख्या में संख्या जोड़ देंगे, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 धन 2 करनी 10, ठीक है भाई। ये करनी 10 है और ये करनी 10 है, तो 1 करनी 10 और 1 करनी 10, 2 करनी 10, ठीक है। अरे समझो, इसको ऐसा समझो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये तुम्हारे पास एक कोण है, ठीक है, और ये भी एक कोण है, तो आपके पास 2 कोण हो गए ना, ऐसे 2 कोण हो गए, ठीक है। आगे बात करते हैं, सुनो। अब दूसरा तरीका क्या है सर, हम जानते हैं ना, एक सर्वसमीका आपको कल लिखाई थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a धन b दो पूरे का वर्ग, ठीक है। क्या होता है आपका, इधर देखो, a धन b पूरे का वर्ग जब होता है तो हम इसको तोड़ के लिखते हैं a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे a की जगह हमको क्या दिख रहा है, कणी 5, b की जगह क्या दिख रहा है, कणी 2, ठीक है। तो जहां पे भी, अब इनको तोड़ के इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब जहां पे भी a दिख रहा है वहां पे कणी 5 लिख देंगे, जहां पे भी b दिख रहा है वहां पे कणी 2 लिख देंगे, ठीक है। कर दे आगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कणी 5 का वर्ग धन कणी 2 का वर्ग, ठीक है, b का वर्ग मतलब कणी 2 का वर्ग धन 2 गुणित a क्या है यहाँ पे, कणी 5, और b क्या है यहाँ पे, कणी 2, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे 5 का वर्ग, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया, ठीक है, तो बचा 5। अब इससे ये कट गया तो बचा 2 धन करनी के अंदर ये भी है, ये भी है, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, करनी के अंदर 10 और बाहर क्या है 2, तो 2 करनी 10, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 धन 2 करनी 10, ठीक है। तो जो भी आसान लगे आप कर लो भाई। ये कब कर पाओगे, जब आपको सर्वसमीका याद होगी, ठीक है, तो ये आसान होता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे स्वाद अनुसार रख लो। सुनो, इधर ध्यान दो, देखो बहुत ही आपको एक डेप्थ की बात पता चलेगी, जो शायद आपको पता हो ना हो, मैं नहीं जानता हूं। आप, मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा कि आपको पता है कि नहीं पता है। क्या कभी आपको पता है ये क्या है, पाई। इसको बोलते हैं पाई, ठीक है। अगर मैं यहां से किसी से भी पूछूं तो कोई भी इसका वैल्यू बता सकता है, मान बता सकता है। क्या होता है इसका मान, 22/7 होता है, ठीक है, ठीक है। सवाल ये नहीं है कि ये पाई है और इसका मान 22/7 होता है, सवाल ये है कि पाई का मान 22/7 क्यों है। समझो,
मैं क्या बोल रहा हूँ, सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि भैया पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 क्यों है, इसकी बात कर रहे हैं। क्या किसी ने बताया है क्या होता है? मतलब देखो, जमाने भर में आपकी बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है, बहुत सारी संख्याएं, अनंत संख्या है। तो क्या आर्यभट्ट को 22 और 7 से मोहब्बत थी, तो इसने यहाँ पे लिख दिया? मतलब क्या आखिर कारण था? तो 22 और 7 ही लिया इन्होंने। मतलब कुछ तो कारण होगा ना भाई, गणित में बिना कारण के तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये 22 और 7 ही क्यों लिया? अभी कुछ भी ले सकता था ना यार, वो 21 ले सकता था, ठीक है, 11 ले सकता था, और बटे में भी कुछ भी ले सकता था वो, ठीक है ना, 8 ले सकता था, 9 ले सकता था, और भी कुछ ले सकता था, ठीक है। पर सारी संख्याओं में से 22/7 ही क्यों, ठीक है। एक्चुअल में पाई क्या होता है, पाई की कोई इकाई नहीं होती है। मतलब आप देखोगे ना तो पाई एक इसके मात्रा के पीछे नहीं लिखा रहता कि मीटर में, सेंटीमीटर से, कुछ भी नहीं लिखा रहता है। तो पाई एक एक्चुअल में रेशियो है। रेशियो मतलब अनुपात। क्या है? पाई एक अनुपात है, ठीक है। पाई एक अनुपात होता है। अनुपात का मतलब होता है किसी एक चीज के बटे में दूसरी चीज लिखी रहती है, ठीक है। अब ये किस चीज का अनुपात है, ठीक है, ये समझने से पहले हम कुछ और समझते हैं, इस पे आएंगे पाई पे, ठीक है। जानते हो ये क्या है? गोला नहीं है, ये होता है एक्चुअल में वृत्त। क्या है ये वृत्त, ठीक है, समझ में आया? ये वृत्त का केंद्र होता है, ठीक है। ये क्या है आपका वृत्त का केंद्र बिंदु, या केंद्र बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। हमने देखो, ये जो बाहर की रेखा जो दिख रही है, इसको आप क्या बोलते थे? क्या है ये? वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस, ठीक है। ये क्या होती है आपकी वृत्त की परिधि, ठीक है ना। मतलब इसके जो बाहर की जो पूरी, अगर मैं सुनो, अगर मैं ये इसको एक धागे की तरह समझो, ठीक है, और इसको निकाल के मैं इस तरीके से कर देता हूं, तो ये जो लंबाई है ये वृत्त की परिधि है, ठीक है। पहले ऐसा था, ठीक है, इसको मैंने तोड़ के सीधा कर दिया, तो ये जो लंबाई है ना वो एक्चुअल में क्या है? वृत्त की परिधि है, ठीक है। ये जो लंबाई है बाहर की वो वृत्त की परिधि कहलाती है, ठीक है। वृत्त की परिधि से केंद्र तक की जो दूरी होती है उसको अपन बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या, ठीक है, समझ में आया? रेडियस और ये सर्कमफेरेंस हो गया, ठीक है। अब यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, मतलब इसके मध्य से जो गुजरने वाली जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे हम बोलते हैं व्यास, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायामीटर। मतलब इधर भी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, ठीक है। ये केंद्र से इधर भी त्रिज्या हो गई, इधर भी त्रिज्या हो गई, तो त्रिज्या का जो डबल होता है, त्रिज्या का जो डबल होता है वो व्यास होता है। समझ में आया क्या? मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि जो इसको अपन r बोल देते हैं अभी के लिए, तो 2r जो होगा वो क्या हो जाएगा? डायमीटर होता है, त्रिज्या होता है। मतलब त्रिज्या को अगर 2 से गुना करेंगे तो निकलेगा अपना व्यास। समझ में आया नहीं आया? तो व्यास क्या भैया? देखो यहां से यहां तक की जो पूरी दूरी है ना उसको अपन बोल सकते हैं व्यास। क्लियर है? ये क्या है आपका व्यास। ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना व्यास होता है, इसको अपन डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ये तो आपका व्यास हो गया। तो एक्चुअल में आप दुनिया का कोई सा भी वृत्त ले लो, दुनिया का कोई सा भी वृत्त ले लो, किसी भी त्रिज्या का वृत्त ले लो। मतलब क्या कि मतलब मैं अगर इतना बड़ा वृत्त ले लूं, 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 या इससे भी बड़ा वृत्त ले लूं, आप क्या देखोगे? हमेशा इसकी जो इसकी जो परिधि है, ठीक है, और इसका जो व्यास है, ठीक है, हमेशा इसकी जो परिधि और व्यास का जो अनुपात है ना वो फिक्स रहेगा। मतलब अगर आप व्यास बढ़ाओगे तो परिधि भी बढ़ेगी, एक फिक्स रहेगा वो, ठीक है। समझो कैसे? तो दुनिया का कोई सा भी आप वृत्त लोगे तो उसकी परिधि और व्यास का जो अनुपात होगा हमेशा 22/7 ही होता है, ठीक है, हमेशा। मतलब अगर आप इसका व्यास बढ़ाओगे तो उसी अनुपात में इसकी परिधि भी बढ़ेगी, ठीक है। तो आप कोई सा भी अगर वृत्त लोगे तो उसकी व्यास और परिधि और व्यास का जो अनुपात होगा, एक्चुअल में ये 22 क्या होता है?
22 होता है परिधि, ठीक है, और 7 क्या होता है इसका व्यास। मतलब किसी भी वृत्त का जो परिधि और व्यास का अनुपात होता है वो सेम होता है। जैसे मान लेते कि एक आपने वृत्त लिया, ठीक है, इसका जो व्यास लिया वो 7 ले लिया, ठीक है, तो परिधि कितनी होगी इसकी 22 होगी। मतलब इनका जो अनुपात निकलेगा कितना निकलेगा 22/7। अगर आपने क्या करा कि भैया इसका व्यास बढ़ा के क्या कर दिया 14 कर दिया, ठीक है, तो इसकी जो परिधि होगी कितनी हो जाएगी, वो भी डबल हो जाएगी। मतलब कितनी हो जाएगी 44, तो ये 44/14 हो जाएगा। मतलब आप इसको काटोगे तो ये भी निकलेगा 22/7, ठीक है। अगर आपने इसका व्यास और बढ़ा दिया, ठीक है, व्यास कर दिया आपने 21 कर दिया, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका भी आप अनुपात निकालोगे तो 66 बटे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। मतलब इसको काटोगे तो ये निकलेगा 22/7। समझ में आया क्या? मतलब चाहे दुनिया का कोई सा भी वृत्त ले लो, हमेशा उसकी परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो 22/7 ही होगा। क्लियर है क्या? तो पाई एक्चुअल में वो होता है एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। पाई क्या है? वह मान है जो परिधि और व्यास का अनुपात होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको लेते हैं 22/7, क्योंकि आखिरी में कोई सा भी वृत्त ले लो, कितना भी बड़ा ले लो, काट पीट के कितना आने वाला है 22/7 ही आने वाला है, ठीक है। अगर आप व्यास बढ़ाओगे तो उसकी परिधि भी बढ़ जाएगी और उनका अनुपात निकालोगे तो हमेशा 22/7 ही आने वाला है, ठीक है। अब सुनो, अब यहां पे तो 22 जो होता है वो परिमेय संख्या है, वो 7 भी तो परिमेय संख्या है, और पाई का मान हमने 22/7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो फिर एक परिमेय संख्या हुई। हमारे दिमाग में आता है ना कई बार कि भैया ये तो 22 भी परिमेय संख्या हो गई और 7 भी परिमेय संख्या हो गई, पर ऐसा ये अपरिमेय संख्या क्यों होती है? क्योंकि जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं, मतलब सपोज करो ये लाइन को हमने नापा, ठीक है, ये लाइन को हमको मेजर करना है, नापना है, मापना है, ठीक है। तो जैसे आप स्केल लगाओगे तो जैसे हम स्केल लगाते हैं तो हर स्केल की एक सीमा होती है। मतलब सपोज करें कि ये जो स्केल है वो सेंटीमीटर और एमएम में माप सकता है, तो ये क्या बताएगा आपको सेंटीमीटर और एमएम बताएगा, ठीक है। मतलब एक हम अनुमानित मान लेते हैं तुलना करके, हम एकदम फिक्स मान नहीं लेते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू होती है सन्निकट वैल्यू होती है। मतलब कोई सी भी चीज को आप मापोगे, जैसे सपोज करते हैं कि मान लेते हैं आपका स्केल है, ठीक है, यहाँ पे ये 2 और ये 3, ठीक है, इसके बीच में ये आपके एमएम हो गए। अगर कोई रेखा यहाँ पे, तो आप क्या करोगे? अनुमान लगा के क्या मान लोगे? जैसे 2.5 से थोड़ी सी आगे है और 6 से थोड़ी सी कम है, मतलब दोनों के बीच में, तो आप क्या बोल दोगे? या तो इसको 2.5 बोल दोगे या तो 2.6 बोल दोगे। मतलब हाँ, अनुमानित मान लेते हैं ना, तो ये एकदम एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये कुछ तो अनुमानित मान है, ठीक है ना, हम जो तुलना करके ला रहे हैं। समझ में आया? तो एक्चुअल में देखने में आपको ये लग रहा है कि पाई का मान क्या होता है आपका 22/7, तो 22/7 तो आपका परिमेय संख्या हुई, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये परिमेय संख्या है, पर एक्चुअल में पाई का मान अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि ये हमने थोड़ा बहुत एडजस्ट करके लिया हुआ है मान, ठीक है, एकदम एक्यूरेट वैल्यू नहीं ली हुई है। क्लियर है क्या? मतलब हर किसी भी चीज को मापने में थोड़ी बहुत त्रुटियां होती है, गलतियां होती है, ठीक है, और हर जो डिवाइस होता है मेजरमेंट का, उसकी कुछ सीमा होती है, लिमिट होती है, तो इसकी भी सीमा है, लिमिट है, ठीक है। मतलब ये दशमलव के 1 अंक तक या 2 अंक तक ही माप सकता है, कोई सा भी स्केल लोगे, पर दशमलव के 50 अंक तक कोई थोड़ी ना माप सकता है, ठीक है। तो ये सीमा होती है इस स्केल की, इसलिए यहाँ पे अनुमानित हम 22/7 ही ले लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो अभी पाई के बारे में कुछ डिटेल में पता चला क्या कि पाई एक्चुअल में क्या होता है? परिधि और व्यास का अनुपात होता है, और हमेशा किसी भी वृत्त के लिए परिधि और व्यास का अनुपात 22/7 ही आने वाला है, हमेशा काट पीट के यही आने वाला है। अगर आप व्यास बढ़ाओगे तो परिधि भी बढ़ जाएगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा,